हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे अचीवर्स। वे अचीवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम मौलिक अधिकार देख चुके हैं। ठीक, संविधान की अनुसूचियां और संविधान कहाँ कहाँ से लिया है, किन किन देशों से लिया है, इनके स्रोत देखे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक, जिसके तहत हम उसका परिचय देखेंगे पहले, फिर उसके मेन आर्टिकल्स अनुच्छेद देखेंगे और एक नया टॉपिक और देखेंगे, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को नीति निर्देशक तत्वों के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। मतलब क्या कि संविधान के भाग 4 में रखा है, जबकि मौलिक अधिकार, देखो, मौलिक अधिकार भाग 3 में थे, 12 से लेकर 35 तक थे। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36, 35 के बाद आएगा 36, 36 से लेकर 51 तक, 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसका नाम सुनो, नीति। नीति मतलब क्या? नीति मतलब नीति निर्देशक तत्व। नीति मतलब क्या? प्लानिंग। नीति मतलब क्या? प्लानिंग। निर्देशक मतलब एक डायरेक्ट करना। मतलब आप कोई भी प्लानिंग बनाते हो, आप कोई भी प्लानिंग बना रहे हो, किसी भी चीज की नीति बना रहे हो, तो उस नीति बनाते समय संविधान ने कुछ कर्तव्य दिए हैं। अब किसके लिए है ये? राज्य के लिए है। ठीक है, मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य को कुछ कर्तव्य दिए हैं संविधान ने कि भाई आप देखो, जब आप कोई भी कानून बनाओगे, ठीक है, तो कोशिश करो कि इन कानूनों का, जो भी कानून बनाओ, उन कानूनों में इन उद्देश्यों का, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आप उल्लेख करो, इनको लेकर कानून बनाओ, जिससे एक कल्याणकारी राज्य। अब कल्याणकारी राज्य में क्या आएगा? देखो, मौलिक अधिकार क्या करता है? मौलिक अधिकार आपको सामाजिक अधिकार देगा, आपको राजनीतिक देगा। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों अधिकार देता है। ठीक है, मतलब जो आर्थिक अधिकार हमें मौलिक अधिकार से नहीं मिलते, तो आर्थिक अधिकार आपको ये प्रोवाइड करते हैं। फर्क इतना होता है कि मौलिक अधिकार का जब हनन होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहां रिट लगती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट लगाता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट लगाता है। इसमें आप, इसका अगर कोई उल्लंघन करे तो आप कोई किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। एक निर्देश है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? राज्य के लिए है। किसके लिए है ये? राज्य के लिए। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए थे, निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, मतलब सबका कल्याण हो। यह राज्य के लिए एक कर्तव्य है। क्या है? राज्य का एक कर्तव्य है यह कि राज्य कानून बनाते समय या विधि का निर्माण करते समय इनको लागू करे। मतलब राज्य का एक कर्तव्य है कि आप जब भी कोई कानून बनाते हो तो इनको ध्यान में रखकर कानून बनाइए। ठीक है, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते और इनका उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है, जो फंडामेंटल राइट्स थे, मतलब मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना, वह मौलिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और वह नागरिक को मिलते थे। ठीक है ना, नागरिक को मिलते थे। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये किसको मिल रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व राज्यों को मिल रहे हैं, ना कि नागरिक को। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद में आते हैं। देखो, हम क्या करेंगे कि अनुच्छेद 36 से 51 तक पूरे देखेंगे। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा? मैंने आपको जब संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तब बताया था कि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में है वह किस देश से प्रेरित है या किस देश से लिए गए हैं? तो उसका उत्तर होगा आयरलैंड। तो हम एक एक अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 36 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। देखो, अब यहाँ जो राज्य की परिभाषा होगी ये वही होगी जो अनुच्छेद 12 में
फंडामेंटल राइट्स के तहत मौलिक अधिकार में हुई थी। वही विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, कोई गवर्नमेंट के अंडर काम कर संस्था, ठीक है, एनजीओ, मतलब जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा डेफिनेशन दी है आर्टिकल 12 के तहत, वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 के तहत आती है। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इनका हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्वों के हनन के समय आप न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 38 में क्या वर्णन किया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य हो और उसकी नीति किस प्रकार की हो, इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य, देखो, राज्य भौतिक और अभौतिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। मतलब क्या, मतलब राज्य के जितने भी संसाधन हैं किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेंगे। नहीं, पेट्रोल है तो पेट्रोल पर सिर्फ अंबानी ही पेट्रोल के ऊपर काम करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब भौतिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होगा, ठीक है। भौतिक संसाधन मतलब जो हमारे पास है, प्राकृतिक संसाधन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39 में कहा गया है। दूसरी बात कहा है कि राज्य महिला और बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा। मतलब क्या कि राज्य महिलाओं के लिए कार्य करेगा, बालकों के लिए कार्य करेगा, पुरुषों के लिए भी कार्य करेगा, जिससे समान वेतन मिले महिला और पुरुषों को, ठीक है। महिला और पुरुषों की काम की स्थिति भी अच्छी खासी हो, ठीक है, बालकों के स्वास्थ्य के लिए, ठीक। ये आर्टिकल 39 में दिया है। आर्टिकल 39 क, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 39 क में निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। क्या, निशुल्क विधिक सहायता, जिसको हम नालसा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नालसा, ठीक है। ये कब जोड़ा था, ये आर्टिकल 39A जोड़ा था। ये पूछते हैं नालसा की स्थापना कब हुई थी, 1987। तो आर्टिकल 39 का 1987 को जोड़ा था। ये निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। मतलब क्या कि यह राज्यों को बोलेगा कि आप नालसा का गठन करिए, किसी व्यक्ति चाहे SC ST OBC का हो, अगर वह सक्षम नहीं है कि न्यायालय में वकील बना सके तो गवर्नमेंट उसको वकील प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये कहता है। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन या ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। मतलब क्या कि राज्य का कर्तव्य है कि आप ग्राम पंचायतों का गठन करें, जिसको देखकर 73वां 74वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992 में, ठीक है। तो ये पहले कहा था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे, ठीक है। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया कि राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। मतलब ऐसे लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, पैसों के दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, राज्य उनको कुछ रिजर्वेशन देकर कुछ आरक्षण देगा, ठीक है। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि कार्य की न्यायोचित दशाएं बनाएगा। मतलब क्या, कार्य जहां, मतलब जो भी वर्कर्स है, ठीक है, आर्टिकल 42 में कहता है कि ऐसा कार्य हो, मतलब कार्य ऐसा ना हो जिसमें मतलब एक अच्छा खासा हो, जिसमें न्यायोचित दशा हो वहां की, वहां मतलब प्रॉपरली लेडीज के लिए बाथरूम हो, ठीक है, वहां मतलब पंखे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम माहौल गंदा है वहां का, मतलब कार्य की उचित दशा हो, ठीक है। और महिलाओं के लिए निशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, इसको देखकर ही सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1971 लाया था, जिसको 2017 में संशोधित किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा, मातृत्व लाभ अधिनियम, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत लाया, देखो आप कुछ समझो ना कि इसमें कहा था कि महिलाओं को निशुल्क प्रसूति सहायता देना है, डिलीवरी के समय उनको कुछ धनराशि देना है। तो राज्य का कर्तव्य था कानून बनाते समय ध्यान रखना है, तो राज्य ने डायरेक्ट कानून बना दिया। 1971 को मातृत्व लाभ अधिनियम आया था, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, जिसको 2017 में संशोधित किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43 कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों का भाग लेने का अधिकार। मतलब क्या कि जहां भी इंडस्ट्री होगी वहां मजदूर भी भाग लेंगे, श्रमिक भी भाग लेंगे। मतलब क्या, यूनियन बनाने का भी अधिकार है। कौन सा, यूनियन बनाने का,
ठीक है, यूनियन बनाने का भी अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 43 के तहत आर्टिकल 43 का सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, मतलब क्या कि राज्यों को यह अधिकार, मतलब राज्यों को कहेगा संविधान कि आर्टिकल 43 के तहत आप ऐसा कानून लाए कि कोई सरकारी समिति बना सकता है। तो राज्य ने लाया, कौन सा संविधान संशोधन लाया? राज्य ने लाया 97वां संविधान संशोधन 2011 लाया। ठीक है, कौन सा? 97वां संविधान संशोधन 2011 लाया और एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 43A, कि आप सहकारी समिति बना सकते हो। आर्टिकल 44 क्या कहता है? राज्य में समान नागरिक संहिता, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी काफी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्य में समान नागरिक संहिता। आज हमारे देश में, ठीक है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में, ठीक है, अलग मतलब कानून है, मतलब उनके जो कानून है उनके धर्म के अनुसार चलते हैं। हिंदू कम्युनिटी में अलग कानून है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम में मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो मतलब इनका कहना है कि सबके लिए एक समान कानून हो। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता की बात करता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 बोलता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा देगा। क्या? ध्यान रखना, आर्टिकल 45 कहता है क्या? कि आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा देगा। कैसे देगा शिक्षा? निशुल्क। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा देगा। फिर राज्य फिर अपने रंग में आ गया और इसने एक संविधान संशोधन पारित किया, 86वां संविधान संशोधन 2002, और जिसके तहत राइट टू एजुकेशन दिया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या किया था? इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। ध्यान है ना, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था इसी के तहत। तो ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में था, फिर राज्य ने 86वां संविधान संशोधन 2002 किया और आर्टिकल 21A जोड़ा था। अगर आपने देखा नहीं है तो मौलिक अधिकार का वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से समझा दिया है मैंने। ठीक है, लागू कब हुआ था? ये 2009 में हुआ था। ठीक है, बना कब था कानून? 2002 में, लेकिन लागू हुआ था 2009 में। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है? कि राज्य SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। मतलब राज्य देखेगा अगर किसी राज्य में ST ST है, ST SC है या OBC है, उनको आरक्षण भी दे सकता है। या आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन, ठीक है, क्या? कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। क्या कहता है राज्य? राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा, आर्टिकल 48। फिर आर्टिकल 48 में एक और संशोधन किया गया और आर्टिकल 48 को जोड़ा गया, राज्य पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेगा। और फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976 लाया गया। कब? 1976 में एक अधिनियम लाया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि किसी भी जानवर को कोई भी मार नहीं सकता, हमें संरक्षण करना है। यह कहां से आया था? आर्टिकल 48 क से। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगी। ठीक है, ना कार्यपालिका के तहत न्यायपालिका इंटरफेयर करेगी, ना न्यायपालिका में कार्यपालिका इंटरफेयर करेगी। आर्टिकल 51 कहता है कि भारत की विदेश नीति शांति और पूर्ण सह अस्तित्व तथा अंतरराष्ट्रीय पंच निर्णय पर आधारित हो। मतलब विदेश नीति भारत की शांति पर आधारित हो, ना कि हम पाकिस्तान जैसे उंगली करते बैठे या या नॉर्थ कोरिया जैसे उंगली करते बैठे। ठीक है, तो ये थे ये थे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आर्टिकल 51 तक। हम देखते आगे मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य क्या है? हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 51 क, ध्यान रखना इसको, कौन सा? अनुच्छेद 51 क या 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976, कौन सा संविधान संशोधन था ये? 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा आर्टिकल जोड़ा? आर्टिकल 51 क। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसके? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया था तब कितनी संख्या थी? 10 थी मौलिक कर्तव्य की, अभी कितनी है? 11 है। अभी कितनी है? 11। तो 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चे की 14 वर्ष तक उसको शिक्षा दिलाए। मतलब अब माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को 14 वर्ष तक होने तक उनको शिक्षा अवश्य दिलाए। ठीक है, तो हम एक एक को देखते हैं। पहला है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, उनके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करें, उनको अक्षुण्ण बनाए रखें, देश की रक्षा करें और कोई देश पे आपत्ति आती है तो राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब हमें एक बंधुत्व की भावना लाना है। छठवा क्या है कि हमारी संस्कृति एक गौरवशाली संस्कृति है, उसका महत्व समझकर उसका हम रक्षण करना है। सातवां है कि प्रकृति पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी वन, झील, नदी आते हैं उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्राओं का संवर्धन करें। ठीक है। आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना विकास करे। नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, हिंसा से दूर रहे। 10वां है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और के बढ़ते सतत प्रयास करे। मतलब क्या बोल रहा है ये कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, मतलब आगे की ओर, और हमें नई नई उपलब्धियां चुना है। ठीक है। 11वां मैंने बता चुका हूं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक, ये पूछता है कितने वर्ष तक? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना है। किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा आर्टिकल था? उधर आर्टिकल 45 था, और मौलिक अधिकार था 21A। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आपके लाइक से पता लगता है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।